शरीरगत भली बुरी विशेषताओं के लिए अब मनस्थिति को ही प्रधानतया उत्तरदायी ठहराया गया है। भौतिक जीवन की सफलताओं के लिए भी उसी को आधारभूत माना जाता है। यही सामान्य देखते हुए भी असामान्य निष्कर्ष है। पिछले दिनों परिस्थितियों एवं साधनों को मनुष्य की प्रगति अवगति का कारण माना जाता था। उत्थान पतन का निमित्त दूसरों के सहकार एवं अपकार को समझा जाता था। कई बार शारीरिक स्थिति को भी सफलता असफलता का श्रेयाधिकारी ठहराया जाता था। अब वैसी स्थिति नहीं रही है। मनःशास्त्रियों द्वारा ये स्वीकार किया गया है कि व्यक्तित्व के प्राय सभी क्षेत्र मानसिक स्थिति से प्रभावित होते हैं। अस्तु यदि किसी को अपनी गई गुजरी स्थिति सुधारनी है और महत्वपूर्ण प्रगति करनी है तो मुरझाए पेड़ के पत्ते धोने की अपेक्षा उसकी जड़ में पानी लगाना चाहिए। अस्त व्यस्त मनस्थिति को सुव्यवस्थित बनाना चाहिए। बुद्धि के केंद्र चेतन मस्तिष्क को प्रशिक्षित करने के लिए स्कूल, कॉलेजों एवं अन्य ज्ञान संस्थानों का प्रबंध है। पर अब जाना ये गया है कि बुद्धिमत्ता से अधिक महत्वपूर्ण है आदतें। आदतों के सही होने पर स्वल्प बुद्धि से भी व्यवस्थित रीति नीति अपनाकर उन्नति के उच्च शिखर पर पहुंचा जा सकता है। इसके विपरीत तीक्ष्ण बुद्धि व्यक्ति भी बुरी आदतों का शिकार बनकर समय और शक्तियों का अपव्यय करता है और घाटा उठाता है तथा असफल रहता है। अब नई शोध का विषय है अतीन्द्रिय विज्ञान, जिसे पाश्चात्य देशों में परामनोविज्ञान कहा जाता है। इन अनुसंधानों में ऐसी घटनाओं की प्राथमिकता जांची जाती है जो प्रकृति से सामान्य घटनाक्रम एवं मनुष्य के साधारण साधनों से भिन्न प्रकार की होती हैं। मानवीय चेतना पर अवतरित होने वाली अद्भुत जानकारियों का स्रोत कहाँ है? वे किन आधार पर घटित होती हैं? वे अनायास ही व्यक्ति विशेष पर ही घटित होती हैं या प्रयत्न पूर्वक वैसी स्थिति पैदा की जा सकती है? ये ऐसे ही अनेक प्रश्नों की श्रृंखलाएं सामने प्रस्तुत हैं जिनके समाधान खोजने के लिए परामनोविज्ञान क्षेत्र के अनुसंधानकर्ता प्रयत्नशील हैं। इस प्रयास में अभी बहुत थोड़े ही निष्कर्ष निकल सके हैं। जो जानना बाकी है उसे देखते हुए सफलताओं को नगण्य ही कहा जा सकता है। फिर भी कुछ निष्कर्ष ऐसे हैं जिनके आधार पर अतीन्द्रिय क्षमताओं के कारणों पर थोड़ा प्रकाश पड़ता है। ये माना गया है कि मस्तिष्क का अचेतन क्षेत्र शरीर संचालन की गतिविधियों का सूत्रधार तो है, पर उसकी सामर्थ्य उतने तक ही सीमित नहीं है। मन की दोनों परतों की जितनी मात्रा में विकसित होने का अवसर मिलता है उतना ही वे व्यक्तित्व को अधिकाधिक प्रतिभा संपन्न बनाती हैं और सफलताओं के नए नए द्वार खोलती हैं। व्यक्तित्व के समग्र विकास में शरीरगत समर्थता की तुलना में मानसिक बलिष्ठता की भूमिका असंख्य गुना बढ़ी चढ़ी होती है। मनोबल संपन्न मनुष्य दुर्बल और रुग्ण होते हुए भी अपनी प्रखरता बनाए रख सकता है और उसी स्थिति में ऐसा कुछ करता या कराता रह सकता है जिससे आश्चर्यजनक एवं सराहनीय कहा जा सके। इसके विपरीत शरीर से बलिष्ठ एवं सुगठित होते हुए भी मनोबल की दृष्टि से गए गुजरे लोग सुविधा साधनों के रहते हुए भी गई गुजरी स्थिति में दिन काटते, पग पर असफल होते और उपहासास्पद बनते देखे जा सकते हैं। दैनिक जीवन की अधिकांश सफलताएं प्रायः विकसित मनस्थिति की ही प्रतिक्रिया होती हैं। आदतें और कुछ नहीं, अंतर्मन की वर्तमान दृढ़ता ही उनका निर्माण करती है। इसी को व्यक्तित्व कहते हैं। प्रगति और अवगति इसी पृष्ठभूमि पर निर्धारित रहती है। कुछ समय पूर्व बीमारियों के कारण रोग कीटाणुओं के आक्रमण संग्रहित विजातीय द्रव्य एवं अमुक अवयवों की टूट-फूट आदि माने जाते थे और इन्हीं को निरस्त करने के लिए चिकित्सकों द्वारा उपाय उपचार किए जाते थे। अब गहराई तक जाने पर यह निष्कर्ष निकला है कि ये कारण गौण और अचिंत्य चिंतन की मानसिक विकृतियां प्रधान कारण हैं। अब मनोविकारों को न केवल मस्तिष्कीय रोगों का वरन शारीरिक रोगों का भी सर्वोपरि कारण माना जा रहा है। ये पाया गया है कि मनोबल संपन्न, साहसी और संतुलित व्यक्ति सामान्य अथवा घटिया शारीरिक स्थिति में निरोग की तरह काम करता है और प्रसन्नचित्त रहता है, जबकि अस्त व्यस्त मनस्थिति वाला अकारण ही गिरी मरी स्थिति में पड़ा रहता है। कितने ही दर्द एवं रोग ऐसे होते हैं
जिनकी जड़ें शरीर में नहीं मन में होती हैं। शरीर की जांच पड़ताल करके डॉक्टर कहता है इसमें कोई रोग नहीं, पर रोगी अपने को रुग्ण एवं पीड़ाग्रस्त अनुभव करता है। ऐसी बीमारियां विशुद्ध मानसिक रोग होने पर भी उतनी ही कष्टकारक होती हैं जितनी कि वास्तविक रुग्णता। आंखों की चमक, चेहरे का आकर्षण, होठों पर नाचती मुस्कुराहट, वाणी में प्रभाव जैसे व्यक्तित्व को मनोरम बनाने वाली विशेषताएं शारीरिक गठन पर नहीं, मानसिक उत्साह पर निर्भर करती हैं। रंग रूप की दृष्टि से सुंदर दिखने वाले व्यक्ति भी मानसिक अस्तव्यस्तता होने पर उपेक्षणीय एवं उपहासास्पद बने रहते हैं। प्रथम दर्शन में जो आकर्षण प्रभाव उत्पन्न हुआ था, वो संपर्क में आने वाले व्यक्तित्व का परिचय मिलने के साथ ही समाप्त हो जाता है। इसके विपरीत काले कुरूप मनुष्य भी आंतरिक उत्साह के कारण बड़े तेजस्वी एवं आकर्षक प्रतीत होते हैं। उनकी कल्पना, सूझबूझ, वाणी, आकांक्षा, स्फूर्ति, साहसिकता एवं उमंग देखकर हर किसी को संपर्क में आने की इच्छा होती है। ऐसे लोगों के सानिध्य में हर कोई प्रसन्नता अनुभव करता है। आरोग्य से लेकर आकर्षण तक शरीर की सभी विशेषताएं मनोबल पर निर्भर रहती हैं। सक्रियता से लेकर सफलता तक का सारा क्षेत्र मनस्थिति से ही प्रभावित पाया जाता है। मनोबल में यांत्रिक विद्युत की तरह ही एक प्रभावशाली तत्व है। उसका प्रभाव मनुष्यों एवं दूसरे प्राणियों पर होते हुए आए दिन देखा जाता है। एक प्रतिभाशाली व्यक्ति अपने समीपवर्ती लोगों को किस प्रकार अपना बनाता है, इसका प्रमाण सर्वत्र उपलब्ध होता है। अन्य प्राणियों को प्रभावित करने में भी कुछ मनस्वी लोग असाधारण रूप से सफल होते हैं। सर्कस में पशुओं के शिक्षक क्रूर प्रकृति के हिंस्र प्राणियों को भी दुलार फटकार के सहारे प्रशिक्षित करते हैं और उन्हें कठपुतली की तरह नचाते हुए देखे जाते हैं। महावत का कहना हाथी मानता है और मनस्वी घुड़सवार की पीठ पर पहुंचते ही अड़ियल घोड़ा भी सीधा हो जाता है। कितने ही लोग भिन्न प्रकृति के प्राणियों की जन्मजात द्वेष बुद्धि को स्नेह सहयोग से बदल देते हैं। ऋषियों के आश्रमों में सिंह और गाय एक साथ रहने की बात प्रसिद्ध है। अभी भी कईयों ने कुत्ते बिल्ली इस प्रकार से पाले होते हैं कि वे सहोदर भाई बहन की तरह रहते हैं। इटली का एक किसान अपनी मुर्गियों के फार्म की रखवाली पालतू बिल्लियों से करवाता था। कुत्ते और मनुष्यों की मित्रता एवं वफादारी के जो अनेक प्रसंग सुने जाते हैं, उसमें पालने वालों का मानसिक प्रभाव ही प्रधान रूप से काम करता है। पूरे परिवार में किसी व्यक्ति विशेष के साथ अतिरिक्त लगाव रखने वाले पालतू पशु वस्तुतः किसी की मनस्थिति से प्रभावित हुए होते हैं। ज्ञान संपदा का अपना महत्व है। बौद्धिक तीक्ष्णता के लाभ और चमत्कार सर्वविदित है, पर यदि आदतों का मूल्यांकन किया जा सके तो प्रतीत होगा कि उनका वजन मस्तिष्क की तीक्ष्णता की सम्मिलित उपलब्धियों की तुलना में बहुत भारी पड़ता है। बुरी आदतें क्षति पहुंचाती हैं, उनकी भरपाई अन्य विशेषताओं से नहीं हो सकती। आलस्य को ही ले, ये देखने में छोटी सी बुराई है, पर उसकी प्रतिक्रिया हर काम को अधूरा, अस्त व्यस्त और अनकिया हुआ पड़ा रहने के रूप में सामने आती है। फलतः सुयोग्य और साधन संपन्न व्यक्ति भी अपनी अकर्मण्यता के कारण पग पग पर असफल होते रहते हैं। ऐसी बहुमूल्य प्रतिभाएं जो बहुत कुछ कर गुजरती थीं और अपनी विशेषताओं के कारण चमत्कार उत्पन्न कर सकती थीं, वे आलस्य और प्रमाद की दलदल में फंसे रहने के कारण अपंग, असमर्थों जैसी दयनीय स्थिति में पड़ी रहीं। इसके विपरीत कर्मनिष्ठ, श्रमशील, नियमित और व्यवस्थित लोग स्वल्प बुद्धि और स्वल्प साधनों की सहायता से ही अभिष्ट प्रयोजनों में तत्परता पूर्वक लगे रहने के कारण उन्नति के उच्च शिखर तक जा पहुंचे। कटु स्वभाव, अधीरता, चटोरापन, नशेबाजी, फिजूल खर्ची जैसी छोटी दिखने वाली आदतें धीरे धीरे जितनी हानि पहुंचा देती हैं, उतनी भयंकर दुर्घटनाएं एवं आकस्मिक विपत्तियां भी नहीं कर सकती। संसार के महामानव परिस्थितिवश यशस्वी नहीं हुए हैं और न ही साधन ही उन सफलताओं के कारण बने हैं। संसार के महामानव परिस्थितिवश यशस्वी नहीं हुए हैं और न साधन उनकी सफलताओं के कारण बने हैं। उस प्रखर मनस्विता ने ही उन्हें आगे बढ़ाया है जो आदतों के रूप में चिंतन तथा क्रिया पद्धति को उच्च स्तरीय बनाए रही। स्मरण रहे, आदतों का सीधा संबंध अचेतन मन से है।
उनका आरंभ भले ही भले बुरे चिंतन से अथवा अनुकरण से होता है, पर जब वे जड़ें जमा लेती हैं, फिर उन्हें उखाड़ना कठिन हो जाता है। नशेबाजी के संबंध में प्रायः यही होता है। दुष्परिणामों को देखते समझते हुए भी नशेबाज अपनी आदतों के सामने एक प्रकार से विवश हो जाते हैं और छोड़ने की कल्पना करते रहने पर भी कुछ बन नहीं पड़ता। आर्थिक, शारीरिक, मानसिक, पारिवारिक एवं समाज सम्मान की अपार क्षति सहन करते हुए वो दम तो तोड़ देता है, पर उस आदत से पिंड छुड़ाने में अपने आप को असमर्थ पाता है। यही बात अन्याय, भली बुरी आदतों के बारे में भी कही जा सकती है। हल्की फुल्की हो तो बात अलग है, अन्यथा स्वभाव का अंग बन जाने वाली गहरी जड़ें जमा लेने वाली आदतें व्यक्तित्व का अंग बन जाती हैं और प्रगति, अवगति का महत्वपूर्ण कारण सिद्ध होती हैं। आदतों का केंद्र अचेतन मन है। उस क्षेत्र को यूं सामान्य दृष्टि से उपेक्षित माना जाता है, पर वस्तुतः उसकी गरिमा बुद्धि संस्थान से भी अधिक बढ़ी चढ़ी है। विचार तो आदमी क्षण भर में बदल सकता है, पर स्वभाव को बनाना या बदलना उतना सरल नहीं है। चिंतन का ढर्रा, इच्छाओं का रुझान, विश्वासों का गठन, अभ्यास का पुनरावर्तन जैसे तत्व ही मिलकर स्वभाव का सृजन करते हैं और उसी को व्यक्तित्व के साथ में प्रस्फुटित होते देखते हैं। इस प्रकार अचेतन मन ही वस्तुतः सारे जीवन पर छाया हुआ मिलता है। आदतें तो अचेतन मन में रहती हैं, पर उन्हें पूरी करने के लिए योजना बनाना, व्यवस्था करना एवं समर्थन के तर्क गढ़ना, प्रमाण ढूंढना चेतन मन का काम है। समझने की सुविधा के लिए ये चेतन अचेतन का विभाजन है। वस्तुतः वो एक ही मन तत्व की दोहरी क्रिया पद्धति है। एक ही व्यक्ति विद्वान और पहलवान, चित्रकार और साहित्यकार, वक्ता और नर्तक हो सकता है। देखने में ये क्रियाएं एक दूसरे से असंबद्ध लगती हैं, पर पेड़ में फूल और फल आने की तरह ये दोहरी प्रक्रिया आसानी से चलती रह सकती है। मन वस्तुतः एक है। उसे स्थूल शरीर की सूक्ष्म संचालन शक्ति कह सकते हैं और समझने की सुविधा के लिए बिजली तथा मशीन के सहयोग से चलने वाली फैक्ट्री का उदाहरण दे सकते हैं। शरीर को मशीन और मन को बिजली कहा जाए तो ये उदाहरण ठीक रहेगा। मन के दो भाग हैं, एक अचेतन, दूसरा चेतन। अचेतन का काम आकुंचन प्रकुंचन, श्वास प्रश्वास, निमेश उन्मेष, पाचन विसर्जन, क्षुधा पिपासा, निद्रा जागृति जैसी व्यवस्थाएं जुटाते रहना होता है। तरह तरह की आदतें तथा आस्थाएं भी उसी में जड़ जमाए बैठी रहती हैं और अविज्ञात रूप से जीवन क्रम का परोक्ष संचालन करती रहती हैं। चेतन का काम इच्छा, ज्ञान और क्रिया का धारण तथा उनके सहारे आवश्यक व्यवस्थाएं बनाते एवं जुटाते रहना होता है। अध्यात्म की भाषा में चेतन को बुद्धि और अचेतन को चित्त कहते हैं। इन्हीं दोनों के सहारे जड़ पदार्थों से बना पंच भौतिक शरीर चैतन्य सत्ता की तरह काम करता दिखता है। यूं शरीर यात्रा के लिए भी प्राणी चेतना को बहुत कुछ उपलब्धियां ब्रह्मांड चेतना से ही मिलती हैं, किंतु जब आत्मिक प्रगति की, चेतना के परिष्कृत एवं प्रखरता की बात आती है, तब तो उस ब्रह्मांड शक्ति सागर का, ब्रह्म संबंध का अधिक सघन संबंध चल पड़ता है। सामान्य शरीर यात्रा प्रकृति की स्वसंचालित विधि व्यवस्था के सहारे ही चलती रहती है। उसके लिए व्यवहारिक प्रशिक्षण, समाज संपर्क एवं स्कूली अध्ययन से काम चल जाता है, पर आत्मिक प्रगति की, चेतनात्मक प्रखरता की आवश्यकता अतिरिक्त रूप से साधना प्रयास करने पर ही संभव होती है। योगाभ्यास एवं तपश्चर्या की सारी विधि व्यवस्था इसी प्रयोजन के लिए विनिर्मित हुई है। कभी कभी ऐसे अपवाद भी देखे जाते हैं कि बिना किसी साधना की चेतना का असाधारण विकास पाया गया है, पर ये अनायास दिखते हुए भी वस्तुतः पूर्व जन्मों की संग्रहित संपदा होती है। अचेतन का परिष्कार ही अध्यात्म भाषा में आत्मनिर्माण, आत्म साक्षात्कार, आत्मबोध, आत्मोद्धार आदि नामों से पुकारा जाता है। सुसंस्कृत और अधपतित मनुष्य में स्थूल दृष्टि से कोई बड़ा अंतर नहीं होता। उनके शारीरिक अवयव एवं ज्ञान कौशल आदि में बहुत कुछ समानता रहते हुए भी प्रकृति में जमीन आसमान जितना अंतर पाया जाता है। इन्हीं कारणों से उन्हें निंदा प्रशंसा का, सफलता असफलता का भागी बनना पड़ता है। अध्यात्म विज्ञान की यदि तात्विक समीक्षा की जाए तो प्रतीत होगा कि ये हमारी प्रतिष्ठापना
और घेराबंदी अचेतन की पशु प्रवृत्तियों से ऊंचा उठाकर मानवता की उच्च स्तरीय संस्कारिता में बदलने के लिए खड़ी की गई है। तत्व दर्शन के आधार पर जिस दृष्टिकोण को आस्थाओं के रूप में हृदयंगम किए जाने पर जोर दिया गया है, वे अचेतन की दिशा धारा को परिष्कृत करने का उद्देश्य लेकर ही प्रतिष्ठापित की गई हैं।